हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हम इसके पूर्व में पढ़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 और पाठ का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। वीडियो शुरू करने के पहले आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं या जो पीछे सीरीज में बनते आ रही हैं, सारे वीडियो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए बनाए जा रहे हैं। इसमें आप जो लेटेस्ट बोर्ड का पैटर्न है उस पर आधारित प्रश्न देख पाएंगे और एक नज़र में ही आपको पूरा पाठ याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं। समकालीन विश्व किसे कहा गया है। जैसा कि बच्चों आप जानते हो अपने पाठ का नाम ही है समकालीन विश्व, है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समकालीन विश्व किसे कहा गया है। तो समकालीन विश्व का तात्पर्य है कि सन 1945 के बाद में जो पूरी दुनिया में परिस्थिति बनी या जो परिदृश्य था वो समकालीन विश्व कहलाता है। और ये सारा सब कुछ हुआ है सन 1945 के बाद में, या आप कह सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में या सन 1945 के बाद में। इसी में अगला प्रश्न लेते हैं, एनपीटी क्या है। तो एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है। अंग्रेजी में आप चाहे तो लिख सकते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, और टी का मतलब है ट्रीटी। और ये संधि हुई थी जुलाई 1968 में हुई थी। और इस संधि का जो औचित्य था ये था कि उस समय शीत युद्ध के दौरान जो परमाणु अस्त्रों की प्राप्ति के लिए दुनिया भर में होड़ मची थी, तो उसको कम करना था या उसको बंद करना था। इसी को नाम दिया है अप्रसार संधि। अगला लेते हैं इसी पाठ में, सुरक्षा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो बच्चों सुरक्षा शब्द का अर्थ है खतरे से आज़ादी। ये चाहे किसी देश के संबंध में हो या व्यक्ति के संबंध में हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, खतरे से आज़ादी। और इसके दो धारणाएं हैं। ये जो सुरक्षा है इसकी दो धारणाएं हैं। एक धारणा उसका नाम है पारंपरिक और दूसरी का नाम है अपारंपरिक धारणा। एक बार हम ये भी देख लेते हैं आपके इजीनेस के लिए कि पारंपरिक क्या होती है। तो पारंपरिक धारणा वह है कि जिसके द्वारा एक देश को दूसरे उसके पड़ोसी देश या अन्य देश जो सीमा पार हैं या शत्रु के रूप में उनकी नज़र है, उन देशों से खतरा है। या अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि जहाँ सैन्य शक्ति का प्रयोग हो। दूसरा है अपारंपरिक धारणा, और इस धारणा का तात्पर्य इसका जस्ट उल्टा है कि ये सैन्य जो शक्ति है या प्रदर्शन है, इसके अलावा अन्य प्रकार की आपदाएं आने वाली हैं या आती हैं, जैसे कि आतंकवाद है, महामारी की समस्याएं हैं, या प्राकृतिक आपदाएं हैं, या अन्य प्रकार के इस प्रकार के प्राकृतिक संकट। तो ये दो प्रकार की होगी, एक होगी पारंपरिक और दूसरा होगी अपारंपरिक। ये दोनों आपके प्रश्न छोटे प्रश्नों में भी आ सकते हैं और 2 नंबर के भी पूछे जा सकते हैं। अगला है आतंकवाद। आतंकवाद से तात्पर्य है कि दुनिया में आतंक फैलाना, अर्थात जो मानवता में भय या आतंक का वातावरण क्रिएट करना। और ये जो आतंकवाद है ये किस श्रेणी में आता है, ये आता है अपरंपरागत श्रेणी में। जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा, परंपरागत में आता है सैन्य शक्ति वाला, और बाकी जो उसके और अन्य है ये सभी आएंगे अपरंपरागत श्रेणी में। और इस श्रेणी के अंदर 2 प्रकार की सुरक्षा या रक्षा है। एक है मानवता की सुरक्षा और दूसरी है विश्व रक्षा। एक मानवता की सुरक्षा है और दूसरी किसकी है, विश्व रक्षा। अगले देखते हैं WTC क्या है। तो WTC बच्चों ये है, इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये अमेरिका में है, जिस पर आपको ध्यान होगा कि WTC पर हमला किया था अल-कायदा के आतंकवादियों ने। और ये घटना कब की है, ये प्रश्न आपके पूछा जाता है कि 11 सितंबर 2001 में ये घटना घटित हुई थी। इसका उल्टा भी प्रश्न आ सकता है कि ये घटना कहाँ हुई थी। तो आप कह सकते हो कि अमेरिका में हुई थी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुई थी। अगला है कि सैन्य शक्ति का आधार क्या है। तो बहुत ही आसान है कि यदि किसी देश की सैन्य शक्ति को हमें देखना है या मापना है तो उसका आर्थिक और तकनीकी शक्ति देखनी पड़ेगी, अर्थात
वह देश आर्थिक रूप से कितना सुदृढ़ है और साथ ही साथ तकनीकी या टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस है। यदि किसी देश के पास ये दो चीज़ें हैं तो हम कह सकते हैं कि वह सैनिक शक्ति के रूप में एक मजबूत देश है। आगे आता है निशस्त्रीकरण क्या है। बहुत आसान है, एक शब्द है शस्त्रीकरण, उसका मतलब होता है शस्त्रों को इकट्ठा करना, और नी लगाते ही उल्टा हो गया अर्थात शस्त्रों को बंद करना, ये कहलाता है निशस्त्रीकरण। इसका अर्थ है हथियारों के निर्माण को रोक लगाना। दोनों चीज़ है इसमें, हमें किसी भी प्रकार से हथियार नहीं इकट्ठे करने हैं, चाहे निर्माण करके या अन्य देशों से आप खरीद करके ये हथियार इकट्ठे करें, तो दोनों चीज़ नहीं करते हैं, तो ये कहलाता है निशस्त्रीकरण अर्थात हथियारों के निर्माण व उसे हासिल करने पर प्रतिबंध लगाना। ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा निशस्त्रीकरण। इसी में आगे देखते हैं विश्व सुरक्षा। तो विश्व सुरक्षा के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि विश्व तापमान में वृद्धि एक बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के सामने, और उसी के रूप में आगे देखते हैं आतंकवाद भी एक बड़ा चैलेंज है, महामारी है, आपदाएं हैं इत्यादि। यदि इन सब से अपन बचाव कर पाते हैं तो इसका मतलब विश्व सुरक्षित है। अवरोध नीति। अवरोध नीति क्या है? युद्ध की आशंका को रोकने की सुरक्षा की नीति। तो अवरोध आप कह सकते हो कि वह नीति है कि जिसके द्वारा एक देश दूसरे देश को या जो शत्रु देश है उसको इस प्रकार से डरा सके कि उसकी हिम्मत या साहस ही नहीं जुटा पाए कि उस देश पर हमला कर सकें। और ये कैसे संभव होता है? इसके लिए उस देश को सैनिक शक्ति का आधार बनना पड़ेगा, उसको अपनी सेना बढ़ानी पड़ेगी या शस्त्र बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि दूसरे देश को ये लगे कि इसके पास हथियारों का इतना जमावड़ा है कि यदि हम नुकसान भी करते हैं तो इस देश के पास में वापस उस देश को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, जिसे देखकर दूसरा देश युद्ध टालने की स्थिति में आ जाता है। तो ये कहलाती है अवरोध नीति अर्थात युद्ध की आशंका को टालना। आगे है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक समझौता हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? क्योटो एक जापान का एक शहर है, वहाँ पर समझौता हुआ है। और ये समझौता किस लिए हुआ है? ये समझौता हुआ है, इसके दो कारण हैं। वैश्विक ताप पर काबू पाना। दुनिया भर में आप जानते हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और इस ग्लोबल वार्मिंग में जो राइजिंग टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको रिड्यूस करना। और दूसरा है इसी में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। ये दो इसके ऑब्जेक्टिव थे। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ है। और कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये 160 देश हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने 3-4 प्रश्न आपको एक ही लाइन में बन के तैयार दिख रहे हैं। अगला है जैविक हथियार संधि। ये संधि कौन सी है? ये संधि है जो जैविक हथियार हैं या जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनको रोकना। ये संधि कब हुई है? 1972 में हुई है, 1972 में हुई है। और बच्चों इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? तो आप कह सकते हो 155 से भी ज़्यादा देश सम्मिलित थे इसके अंदर। ये होगी बायोलॉजिकल, ये BWCB से बोलते हैं, बायोलॉजिकल वेपन या वारफेयर संधि। आगे है या अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेंशन। आगे है निरस्त्रीकरण। आपने अभी देखा निशस्त्रीकरण है और ये निरस्त्रीकरण। तो निरस्त्रीकरण का मतलब होता है कि कुछ खास हथियारों पर रोक लगाना। ये तो सभी हथियार हो गए, और यहाँ आप क्या देख रहे हैं? कुछ विशेष हथियार हैं या वेपन्स हैं जिन पर आपको रोक लगानी है। तो ये कौन कौन से दो लिखा है? एक BWC है, तो BWC का मतलब जैविक हथियार की संधि हुई है। और ये संधि कब हुई है? 1972 में हुई है। कितने देशों में हस्ताक्षर किए हैं? ये सब प्रश्न आने वाले आपके। तो ये 155 देश इसके अंदर सम्मिलित है। और ऐसे एक और ऐसी संधि हुई है, उसका नाम है CWC। ये केमिकल है, केमिकल वारफेयर कन्वेंशन है या केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इसमें आते हैं 181 देश आते हैं, और BWC में 155 देश हैं। तो ये सारा निरस्त्रीकरण है। आगे आता है ABM। ABM का मतलब है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। पूरा नाम याद कर लें,
एंटी, ई का मतलब हो गया, बी का मतलब है बैलिस्टिक और एम का मतलब है मिसाइल, अर्थात जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं उनका एंटी ये है। और आप कह सकते हो कि जो भी उस समय की परमाणु शक्ति या देश संपन्न थे उन देशों ने इसको रक्षा कवच के रूप में काम में लिया है। और ये संधि कब हुई है? संधि हुई 1972 में। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये निशस्त्रीकरण है। निशस्त्रीकरण में कौन कौन से हुए? तो एक तो आ गया ABM 1972 में हुआ है, उसके बाद में साल्ट फर्स्ट एंड सेकंड हुआ है जो है 1972 और 1979 में हुए हैं। ये भी स्ट्रेटेजिक आर्म्स के हैं, जो सामरिक हथियार है उनकी लिमिटेशन को या सीमितता को लेकर के हुए हैं। उसके बाद में है स्टार्ट, और स्टार्ट भी है उनका रिडक्शंस है, जो भी आर्म्स हैं उनके रिडक्शन के लिए 2 ट्रीटी हुई, स्टार्ट 1 एंड स्टार्ट 2। और अंत में इसी में दिया है NPT जो पहले भी आ चुका है, और NPT ये भी है परमाणु अप्रसार संधि, जिसपे सिग्नेचर कब हुए हैं? 1968 में। तो ये बच्चों आपके सामने अभी हमने देखे हैं, ये सारे छोटे प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न बैंक तैयार है इस चैप्टर के लिए। अब आते हैं बड़े प्रश्न, और बड़े प्रश्न हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है शक्ति संतुलन के साधन कौन कौन से हैं? तो पहले तो ये देख लें कि शक्ति संतुलन क्या चीज़ है। तो शक्ति संतुलन का मतलब है कि जो दो देश हैं वो दोनों देशों का आपस में शक्ति के मापदंड के हिसाब से दोनों का संतुलन होना जरूरी है। अर्थात दोनों शक्ति के यदि मापदंड को देखें तो दोनों बराबर हैं। यदि इनका शक्ति संतुलन है, शक्ति बराबर है, तो शक्ति संतुलन कहलाएगा। और ये इसलिए होता है शक्ति संतुलन कि जब दो देश आपस में बराबर शक्ति वाले हैं तो उनमें आपस में संघर्ष की संभावना न्यून हो जाती है या कम हो जाती है या होती ही नहीं है। यहाँ हम देखेंगे कि शक्ति संतुलन के कौन कौन से साधन हैं, अर्थात हम किस प्रकार से संतुलन बना सकते हैं। तो पहला दिया है गठबंधन। यदि मान लो छोटे देश है तो वो 1, 2, 3, 4 देश आपस में मिलकर के गठबंधन बना सकते हैं, और गठबंधन बना करके जो दूसरा शत्रु देश है उसके बराबर शक्ति संतुलन बनाया जा सकता है, कि जिससे वह देश डर जाए कि हो सकता है कि सारे गठबंधन करके उनके खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करें। दूसरा है सशस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का तात्पर्य है कि शस्त्रों को बढ़ाना या शस्त्र या हथियार इकट्ठे करना। यदि किसी देश के पास में बहुतायत में शस्त्र का भंडार है तो जो शत्रु देश है उसको हमेशा डर रहेगा। तो शस्त्रीकरण इसका दूसरा साधन है। तीसरा दिया है इसी में आप कह सकते हो निशस्त्रीकरण, अर्थात पूरी दुनिया भर में ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि जिसके द्वारा जिन देशों ने शस्त्र को इकट्ठा कर रखा है उनको शस्त्र विहीन किया जाए। किसके द्वारा? इन संधियों के द्वारा जो पहले अभी हमने बताई है, और ये सारी कहलाती है निशस्त्रीकरण। आगे दिया है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब है किसी दो देशों के बीच में मान लो युद्ध चल रहा है तो उनमें किसी अन्य शक्ति के द्वारा या हो सकता है तो अपने डायरेक्ट इमेज के द्वारा भी उनमें इंटरवेंशन करके शक्ति संतुलन बनाया जा सकता है, अर्थात युद्ध को रोका जा सकता है। आगे फूट डालना व राज करना, ये भी एक बहुत अच्छी नीति है कि जिसके द्वारा यदि कमज़ोर देश है फिर भी इस नीति के द्वारा उस राज्य को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, फूट डाल करके उसको डिवाइड कर सकते हैं ना, और शक्ति संतुलन बनाया जा सकता है। पांचवा है बफर राज्य। बफर राज्य का मतलब है कि जो दो संघर्षशील राज्य हैं और उनके बीच में एक और कोई राज्य स्थित है और वह राज्य उन दोनों के बीच में शक्ति संतुलन बनाने का कार्य करता है, क्योंकि वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संघर्ष में सम्मिलित नहीं है, इसलिए बफर राज्य भी एक शक्ति संतुलन का कार्य करता है। उसमें दिया आगे संतुलनधारी राज्य। कई बार ऐसी भी परिस्थिति होती है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, युद्धरत हैं, और एक तीसरा राज्य है जो दोनों का दोस्त है, अर्थात वो कॉमन फ्रेंड है। तो इस प्रकार से जो संतुलनधारी राज्य हैं जिनकी दोनों देशों के साथ में अच्छी नीति है, सामरिक नीति ले लो या अन्य प्रकार की सभी नीतियों में दोनों साझे हैं, तो वहाँ भी इस नीति के द्वारा शक्ति संतुलन को इसके माध्यम से बनाया जा सकता है और युद्ध की स्थिति से टला जा सकता है।
और अंत में दिया क्षतिपूर्ति व मुआवजा, अर्थात किसी देश को यदि कमज़ोर करना है तो उस पर आप मुआवजा लगा दें या क्षतिपूर्ति के लिए कुछ उस पर बाध्यता बनाएं, जिससे कि वह देश भी थोड़ा बनिस्बत दूसरे राज्य की कमज़ोर पड़ सकता है और शक्ति संतुलन की स्थिति में आ सकता है। तो ये अभी आपने पढ़ा कि शक्ति संतुलन क्या है और उसे कौन कौन से साधन है। आगे चलते हैं। सुरक्षा की दो धारणाओं का वर्णन कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दो धारणाएं कौन कौन सी है, एक का नाम है पारंपरिक और दूसरी का नाम है अपारंपरिक धारणा। बच्चों कौन सी है, एक पारंपरिक धारणा होगी और दूसरी कौन सी होगी, अपारंपरिक। अब हम देखते हैं, पहला वापस चलते हैं कि पारंपरिक जो धारणा है वो क्या है। तो हम पहले देख चुके हैं कि पारंपरिक धारणा में केवल सैन्य खतरे या युद्ध की संभावना रहती है। दो देश हैं, उनमें आपस में एक दूसरे को लेकर हमेशा या तो युद्ध की स्थिति बनी रहती है या युद्ध की आशंका बनी रहती है या उनको एक दूसरे पर किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव रहता है। यह है पारंपरिक। अब पारंपरिक को दो भागों में बांटा है। दो कौन कौन से, एक बाह्य सुरक्षा से और दूसरा एक आंतरिक सुरक्षा। तो बाह्य सुरक्षा से मतलब है किसी देश की सीमाओं के बाहर से जो खतरा है वह कहलाता है बाह्य सुरक्षा, और आंतरिक का मतलब है जो देश के अंदर ही हो रहा है। तो यदि बाह्य सुरक्षा से बचाव किसी देश को करना है तो क्या करना होगा, तो इसका बचाव दे रखे हैं। एक अलग से आपका प्रश्न तैयार हो गया कि बाह्य सुरक्षा से बचाव के लिए कौन कौन से साधन अपनाएंगे आप। तो ये कह रखा है, इसमें बताया गया है आत्मसमर्पण। किसी देश को आप या तो आत्मसमर्पण कर भी सकते हो और करवा भी सकते हो। एक है शक्ति संतुलन के द्वारा, जो अभी आपने पीछे देखा है। एक है अवरोध। अवरोध का मतलब हमने जाना पीछे कि अपने पास इतने हथियार होना कि दूसरा देश हमारे उन हथियारों के भंडार को देख करके डरे या युद्ध रोकने की स्थिति में आ जाए। एक दिया है गठबंधन, ये भी हमने देखा पीछे। और होती है किसी देश के द्वारा अपनाई गई रक्षा नीति, जिसके द्वारा वह अपने देश को रक्षित रख सके। आगे आता है इसमें आंतरिक सुरक्षा। और आंतरिक सुरक्षा कौन सी होती है, तो आंतरिक सुरक्षा सैन्य शक्ति के विलोम वाली होती है, उल्टी होती है, अलग होती है। ये कौन सी है, इसमें अलगाववाद है। और अलगाववाद क्या है, मुख्यतः अलगाववाद है कि किसी देश के अंदर किसी न किसी प्रकार की बातों को लेकर के, चाहे वो सामुदायिक हो, समुदाय के हिसाब से हो, धार्मिक हिसाब से हो, भाषा के हिसाब से हो या जियोग्राफी के हिसाब से हैं, यदि इनमें आपस में मतभेद हो वहाँ देश के अंदर ही अंदर, तो वहाँ अलग राज्य की मांग उठने लगती है, जिसे हम कहते हैं अलगाववाद। और ये स्थिति मुख्यतः कहाँ है, ये एशिया या जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ के नवनिर्मित राष्ट्रों में ये समस्या आई है, क्योंकि ये देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है। तो अभी आपने दो चीज़ देख ली, एक पारंपरिक और दूसरा पारंपरिक में दो चीज़ देख ली, एक तो बाह्य सुरक्षा हो गई और दूसरी हो गई आंतरिक सुरक्षा। अब हम देखते हैं जो पारंपरिक है उसके तरीके कौन कौन से हैं, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं बच्चों। तो ये हम देखेंगे, पहला है न्याय युद्ध की नीति, दूसरा है अस्त्र नियंत्रण या निरस्त्रीकरण या CBM यानी विश्वास बहाली। पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। न्याय युद्ध की नीति से तात्पर्य है कि यदि कोई देश युद्ध में उतर रहा है तो ये युद्ध उसका अंतिम सोर्स होना चाहिए, अंतिम उपाय या अंतिम ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो युद्ध को टाला जाना चाहिए। यदि फिर भी किन्हीं परिस्थितिवश संघर्ष या जो समस्या है उसका निदान नहीं हो रहा है तो अंतिम हथियार के रूप में ही हमें युद्ध में जाना चाहिए। और युद्ध में भी जाते हैं तो वहाँ उसका ये सैद्धांतिक पक्ष ये है कि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये न्याय युद्ध की नीति का भाग है। दूसरा हम देखते हैं अस्त्र नियंत्रण या निरस्त्रीकरण, अर्थात और एक दिया है निशस्त्रीकरण, जो हम पहले दोनों पढ़ चुके हैं कि एक का मतलब होता है अस्त्रों को बिल्कुल ख़त्म करना और दूसरे का मतलब है कि जो अस्त्र या शस्त्र हैं उनमें विशेष जो हथियार हमारे पास में उनको प्रतिबंधित करना। और इसी में चौथा दिया है CBM विश्वास बहाली। इसका मतलब है कि दो देश जब संघर्षरत होते हैं या उनमें आपस में मनमुटाव होते हैं तो उस समय ऐसे कुछ
मेजर्स या उपाय करने चाहिए जिनके द्वारा दोनों देशों के बीच में संबंध सुधरे, एक देश का दूसरे देश के प्रति विश्वास बढ़े। यदि ऐसा होगा तो युद्ध से बचा जा सकता है। तो ये अभी आपने देखा पूरा पारंपरिक तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अपारंपरिक धारणा। और अपारंपरिक धारणा से तात्पर्य है कि युद्ध के अलावा जो सैन्य ही नहीं बल्कि मानवता के खतरे को पैदा करने वाले संकट हैं। और ये संकट कौन कौन से अभी हम देखेंगे। इसमें हम पहले चलेंगे मानवता की सुरक्षा, पहला बिंदु दिया है। इसमें हम क्या देखेंगे, मानवता की सुरक्षा। आप कह सकते हैं जो अपारंपरिक धारणा है उसमें दो बिंदु आपको याद करने पड़ेंगे। एक तो है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व की सुरक्षा। दो बिंदु हैं, एक तो मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व की सुरक्षा। पहले हम देखते हैं मानवता की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो मानवता की सुरक्षा के तीन अपने को अर्थ बताए गए हैं। एक संकीर्ण अर्थ है, एक व्यापक अर्थ है और तीसरा है व्यापकतम अर्थ है। यदि संकीर्ण अर्थ में हम देखें तो मानवता की सुरक्षा से मतलब है कि व्यक्ति व समुदाय के बीच में आपस में झगड़े होना या लहूलुहान की स्थिति उत्पन्न हो जाना जो कि हिंसा की वजह से हो सकते हैं। व्यापक का मतलब है कि हिंसा के साथ साथ, ये हिंसा के साथ साथ में क्या हो रहा है, अकाल पड़ रहा है या महामारी आ रही है या अन्य प्रकार की कोई आपदाएं यदि आती हैं तो ये कहलाता है व्यापक अर्थ। किसका, मानवता की सुरक्षा के लिए। और ये जितनी आप अपन चीज़ें देख रहे हैं ये सारी की सारी मानवता के लिए खतरे के रूप में आती है। इन सबसे मानवता को खतरा है। यदि हम लड़ेंगे आपस में तो भी खतरा है। यदि बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, महामारी आती है, आपदा आती है, बीमारियाँ आती है, ये सब हमारे लिए खतरे की घंटी है, मानवता के लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट और अंतिम इसमें आता है व्यापकतम अर्थ में मानव की सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो उसमें एक और नई चीज़ यहाँ जुड़ी है, दो चीज़ हैं। एक का नाम है अभाव से मुक्ति, अर्थात व्यक्ति को अभाव से मुक्त होना चाहिए। व्यक्ति का जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं इनका अभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को इनसे स्वतंत्र होना चाहिए, अर्थात जो भी जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। ये तो हो गया अभाव से मुक्ति। और दूसरा दिया है भय से मुक्ति। जो भी व्यक्ति है, जो भी मानव है, वो भय से मुक्त होना चाहिए। किसी प्रकार का डर या आतंक उसके समक्ष नहीं होना चाहिए। तो ये इसका व्यापकतम अर्थ हो गया। ये एक लाइन का प्रश्न भी बनता है आपके कि व्यापकतम अर्थ क्या है या संकीर्ण अर्थ क्या है। इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से निर्मित हो सकते हैं। इसी में आगे दूसरा दिया है विश्व सुरक्षा। तो विश्व सुरक्षा से मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ें या घटनाएं जो पूरी दुनिया या वैश्विक स्तर पर प्रभाव अपना छोड़ती है। तो ये कौन कौन सी है, ये दिया है वैश्विक ताप में वृद्धि। आप देखते हो कि ग्लोबली जो टेम्परेचर है वो स्लोली बहुत राइज हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है और ये पूरी दुनिया भर के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। इसमें दूसरा दिया है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ये भी आप जानते हो कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इससे बुरी तरह से प्रभावित है। आतंकवाद ने हर देश में अपनी जड़ें जमा ली है, जिससे वहाँ की सरकारों को, वहाँ की जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। और एक और दिया इसमें बीमारियाँ जो महामारी के रूप में हो सकती है। जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो कोरोना नाम की बीमारी है, इस बीमारी ने पूरी दुनिया को बहुत परेशान किया है। पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये विश्व सुरक्षा के लिए थ्रेट्स हैं अपने आप में। तो ये आपका पहला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। इससे छोटे प्रश्न और भी बनाए जा सकते हैं, अनेकों प्रश्न इससे बनते हैं ना। तो ये आप, मैं समझता हूँ ठीक से समझ लिया होगा इसको। तीसरा प्रश्न आता है कि अपारंपरिक धारणा के स्रोत कौन कौन से हैं। जब ये आपने पढ़ा अपारंपरिक हैं जो युद्ध के अलावा हैं, इनके स्रोत कौन कौन से हैं, ये संकट कहाँ से उत्पन्न होते हैं जो मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये दिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। जैसा हमने पूर्व में पढ़ा अभी कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक नासूर का कार्य कर रहा है, तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। इसी में दिया महामारी भी, अभी आपने देख लिया कि महामारी ने पूरी दुनिया को बहुत संकट में डाल रखा है। और इसी में एक और है निर्धनता यानी गरीबी या पैसे का अभाव।
इसी में आगे दिया है मानवाधिकार हनन। मानवाधिकार हनन का मतलब कि व्यक्ति के जो बेसिक राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो सारे उसको मिलने चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, बिना किसी भेदभाव के। भेदभाव कैसे होते हैं? जाति है, जन्म है, धर्म है, लिंग है या वर्ण के आधार पर मनुष्य के साथ में भेदभाव किए जाते हैं। तो ये भेदभाव नहीं होने चाहिए और हर व्यक्ति को अपना जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। आगे दिया है आर्थिक विषमता। तो ये भी निर्धनता से मिलती जुलती है कि जब देशों में मान लो कि कई देश धनवान है, कई देश गरीब है, कई अमीर है, तो उनमें ये विषमता उनके जीवन स्तर को संकट में डालती है। और इसमें दिया है शरणार्थी और आप्रवासी। ये क्या होते हैं? शरणार्थी होते हैं जब कई बार एक देश में गृह युद्ध की स्थिति हो या और कोई दूसरे देश से हमले की आशंका हो, तो ऐसे में वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शरणार्थी। और शरणार्थी अन्यत्र जा करके वो शरण ले लेते हैं। ऐसे होता है आप्रवासी, ये भी एक देश को या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। ये सब कहलाते हैं अपारंपरिक धारणा के स्रोत। अंत में जो प्रश्न है, ये आप उसको मैंने लिखा नहीं है, समझाया नहीं है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और ये प्रश्न है कि निरस्त्रीकरण क्या है, इसे समझाइए। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। अभी आपके सामने ये लगभग 25 मिनट का वीडियो बनने जा रहा है और इसमें आपने पूरा चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग पूरा समझ लिया होगा। मैं समझता हूँ ये चैप्टर आपको याद हो गया होगा और परीक्षा में इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें सुझाव दें कि किस प्रकार का आपको हमारी प्रेजेंटेशन और ये पार्ट लगा और हम इसको और भी बेटर कैसे बना सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल अगला वीडियो, और अगले वीडियो का नाम होगा, इसी पुस्तक से आएगा, है ना। तो मिलते हैं कल आपसे। जय हिंद, थैंक यू।